हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एसएससी समझो भाई मनोज। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के अंदर आपका जो पहला चैप्टर है दैट इज अबाउट पावर शेयरिंग। ठीक है, तो पावर शेयरिंग जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है डेमोक्रेसी का। क्यों? क्योंकि अगर पावर शेयरिंग ही नहीं की तो इसका मतलब पावर किसी एक के पास में ही है, और जब पावर किसी एक के पास में होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? मोनार्की सिस्टम। डेमोक्रेसी तो हुई ही नहीं फिर तो। ठीक है, तो पावर शेयरिंग कितना इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए वो आपको इस चैप्टर में समझाया गया है। और जैसे आप देख सकते हो अपनी इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया में डेमोक्रेसी है तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी पावर शेयरिंग की है। कैसे की है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयरिंग है, लोकल गवर्नमेंट को पावर अलग से दी है, और उसके अलावा ऑर्गन्स जो है इंडियन गवर्नमेंट के, जैसे लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, इन सब के बीच में पावर शेयरिंग हुई है। ये कैसे हुई है ये सब इस चैप्टर के अंदर समझाया हुआ है। तो सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं कि पावर शेयरिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो इसको ये दो कंट्रीज के एग्जांपल से समझाया है। एक कंट्री तो हो गई आपकी बेल्जियम और दूसरी कंट्री है श्रीलंका। तो थोड़ा सा इस दोनों देशों के बारे में जानते हैं। एक तो है बेल्जियम और दूसरी आपकी कंट्री है श्रीलंका। अब बेल्जियम के बारे में देखें जरा, तो बेल्जियम की जो कैपिटल है, इसकी कैपिटल है ब्रसेल्स। ठीक है, इसके चार प्यारे से पड़ोसी है, जिसमें एक हो गया आपके फ्रांस, एक हो गया जर्मनी, एक हो गया आपका नीदरलैंड और एक हो गया लग्जमबर्ग। ये इसके चार प्यारे से पड़ोसी हो गए। बेल्जियम जो है हमारे हरियाणा से एरिया में छोटा है और इसकी पॉपुलेशन है लगभग 1 करोड़ के आसपास, जो हरियाणा की पॉपुलेशन से भी आधा है। छोटा सा देश। ठीक है, अब इसकी कंपोजिशन देखें, एथनिक कंपोजिशन। एथनिक कंपोजिशन मतलब वो लोग जो वहां पे रह रहे अपने आप को डिसेंडेंट्स मानते हैं कि सेम हम लोग जो है सेम कल्चर और इस सब से कुछ है, पर फिर भी उनकी लैंग्वेजेस और जो कुछ अलग है। तो ये जैसे कि आप अपने बुक में मैप देख सकते हो, बेल्जियम के दो एरियाज है, एक तो फ्लेमिश रीजन और एक आपका वेलोनिया रीजन। अब यहां पे जो लैंग्वेजेस चलती है, तो फ्लेमिश रीजन के अंदर 59% लोग डच लैंग्वेज का यूज करते हैं, और वेलोनिया रीजन के अंदर 40% लोग जो है फ्रेंच लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो आप देख सकते हो मेजोरिटी में कौन सी लैंग्वेज ज्यादा बोलने वाले? डच लैंग्वेज बोलने वाले। अब एक छोटा सा जो एरिया आपको बीच में दिख रहा है पिंक सा, वो क्या है? दैट इज द कैपिटल सिटी ब्रसल्स। ब्रसल्स जो है, ब्रसल्स के अंदर थोड़ी स्थिति उल्टी है। कैसे? वहां पर जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं वो तो मेजोरिटी में, वो है 80%। 80% लोग जो है वो फ्रेंच बोल रहे हैं और 20% लोग जो है वो डच बोल रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा ये जैसे आपके कितने हुए अभी 99, 1% लोग जर्मन बोलने वाले भी है वहां पे, मतलब इस कंट्री के अंदर। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंपोजिशन है बेल्जियम का। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो ये फ्रेंच कम्युनिटी थी, पहले की बात बता रहे, तो फ्रेंच कम्युनिटी जो थी वो रिच थी और पावरफुल थी, और इसका जो है ये जो डच कम्युनिटी बाद में धीरे धीरे इकोनॉमिकली डेवलप हुई, तो इसने इसका विरोध किया, क्योंकि जो पावरफुल होता है वो यही करता है कि क्या, दूसरे को दबाने का ही काम करता है काफी टाइम। तो पावरफुल कम्युनिटी होने की वजह से ये डोमिनेंट थी। नंबर्स में कम थे माइनॉरिटी में, बट थे पावरफुल और रिच, तो इसीलिए ये थोड़ी डोमिनेंट कम्युनिटी थी। और बाद में जैसे ही ये डच कम्युनिटी इकोनॉमिकली बेटर हुई, एजुकेशन में बेटर हुई, तो अब आपस में टकराव होना ही था। अब होना ही था तो इसके अंदर टकराव हुए 1950s और 1960s के अंदर। तो यहाँ पर 1950s और 1960s के अंदर इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में टेंशन हुई। ठीक है, तो इसका क्या सॉल्यूशन निकाला बेल्जियम ने, वो हम आगे देखेंगे। अब आते हैं दूसरी कंट्री की तरफ, श्रीलंका, जो अपने भारत का पड़ोसी है। तमिलनाडु से नीचे साउथ इंडिया कोस्ट की तरफ है श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो है ही है। और श्रीलंका में कौन से लोग रहते हैं? अच्छा, श्रीलंका का एरिया भी अपने हरियाणा जितना ही है, 2 करोड़ की पॉपुलेशन है और सेम लगभग
जितनी हरियाणा की पॉपुलेशन है लगभग है। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। अब श्रीलंका का जो कंपोजिशन है वो ऐसा है कि यहाँ पर सिंहला लैंग्वेज ये बोलने वाले लोग हैं 74%, और दूसरे हैं तमिल्स, ये है आपके 18%। अब तमिल्स भी दो तरह के, एक तो है इसमें श्रीलंकन तमिल और दूसरे आपके इंडियन तमिल्स। इंडियन तमिल्स वो जिनके फोर फादर्स जो है अंग्रेजों के टाइम में इंडिया छोड़ के वहां पे श्रीलंका काम करने गए थे और वहां पे ही बस चुके थे, उनके परिवार अब वहीं है। और श्रीलंकन तमिल्स जो वहीं के लोकल है वो सब है। अब इनकी लैंग्वेज है दोनों की तमिल, 18% है ये 13% है और ये लगभग 7% है। ठीक, ये 13%, सॉरी ये 13% है और ये लगभग 5% है। अब इसके अलावा जो 7% लोग हैं वो क्रिश्चियंस भी है, और इसके अंदर दोनों लैंग्वेज बोलते ही है, सिंहला भी बोलते हैं, तमिल बोलने वाले भी है। और इसके साथ साथ तो सिंहला लैंग्वेज बोलने वाले ज्यादातर लोग हैं बुद्धिस्ट, और तमिल्स के अंदर दोनों ही है, मुस्लिम भी है और हिंदू भी है। ठीक है, अब क्या होता है, श्रीलंका जो है पहले अंग्रेजों के कब्जे में ही था, उसके बाद श्रीलंका को आजादी मिलती है 1948 के अंदर। तो 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ, और आजादी के बाद जैसे कि ये जानते हो आप, सिंहला लैंग्वेज बोलने वाले मेजोरिटी के अंदर है, तो इसने मेजोरिटेरियन मेजर अपनाया। कौन सा मेजर? मतलब कि जो मेजोरिटी में रहने वाले लोग हैं उन्होंने अपना सब कुछ डोमिनेट कर लिया, दूसरे लोगों को कुछ भी पावर्स वगैरह शेयर नहीं की थी। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, 1956 के अंदर सिंहला को बना दिया ऑफिशियल लैंग्वेज, तमिल को कुछ नहीं है। ठीक है, और सिंहला कम्युनिटी वाले लोगों को स्पेशल अपॉर्चुनिटीज दी गई एजुकेशन के अंदर, जॉब के अंदर। ठीक है, और यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसको प्रोटेक्ट करेगा, सिंहला लैंग्वेज को, बुद्धिस्ट धर्म को। अब जो तमिल लोग थे आजादी की लड़ाई में तो वो भी साथ ही थे, तो तमिल लोगों को क्या लगा कि हमें हमारे ही देश में क्या कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है। ठीक है, और जो सिंहला लीडर्स थे वो सिर्फ अपने धर्म के प्रति सेंसिटिव थे, तो तमिल लोगों ने क्या किया, इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने पार्टीज वगैरह बनानी स्टार्ट कर दी, आंदोलन करने स्टार्ट कर दिए। आप अगर इसका मैप देखो तो आप देख सकते हो इस मैप के अंदर जो येलो कलर का एरिया है वो तो पूरा पूरा सिंहला लैंग्वेज बोलने वाले हैं, बीच में एक ब्राउन कलर का जो पैचेस आपको दिख रहे हैं वो आपके इंडियन तमिल्स है, और जो श्रीलंकन तमिल्स है वो ऊपर वाला जो एरिया और जो कलर्ड एरिया है ऊपर और ईस्ट की तरफ, मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जो कोने का जो कंप्लीट एरिया है वो श्रीलंकन तमिल्स का एरिया है। ठीक है, तो अब श्रीलंकन तमिल्स ने 3 मांगे रखी इनके सामने। क्या? फर्स्ट पॉइंट कि तमिल को बना दो ऑफिशियल लैंग्वेज, तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ। दूसरा, हमें ऑटोनॉमी दियो, दूसरा हमें ऑटोनॉमी दी जाए, मतलब जो हमारा एरिया है वहां पे हमारी गवर्नमेंट हो, हमारे हिसाब से चलने वाला सिस्टम हो। और तीसरी पॉइंट उन्होंने जो कह दिया, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, जॉब और एजुकेशन के अंदर हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज चाहिए। तो ये 3 डिमांड उन्होंने की। ऑब्वियसली ये जो है डोमिनेंट है और मेजोरिटी में है, तो ये तो मानने वाले थे नहीं, तो इन्होंने मना कर दिया इस तरह की डिमांड्स को मानने के लिए। अब ये जो टेंशन है इतनी बढ़ चुकी थी कि इन लोगों ने डिमांड कर दी एक अलग स्टेट की, कि हमें एक अलग राज्य ही बना दो, उसका नाम होगा तमिल एलम। अब इन्होंने एक तमिल एलम नाम से अलग स्टेट की बात कर दी। ठीक है, इसकी वजह से श्रीलंका के अंदर क्या हो गया, सिविल वार हो गया, जो 1990 के दशक का जो सिविल वार चलता रहा और ये लास्ट 2009 तक जाके खत्म हुआ जो सिविल वॉर था। ठीक है, तो अच्छा, आप इकोनॉमिक्स वाली बुक के अंदर ये भी देखोगे कि श्रीलंका जो था आजादी के बाद इसने बहुत अच्छी डेवलपमेंट कर दी थी। तो अपनी डेवलपमेंट जो थी ये इस टेंशन की वजह से
इसने अपनी डेवलपमेंट वगैरह में बहुत नुकसान झेला है और ये 2009 में जाके ये सिविल वार जो है खत्म हुआ है। ठीक है, अब आते वापस बेल्जियम की तरफ। तो बेल्जियम वालों ने क्या किया, तो बेल्जियम का सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो बेल्जियम ने जो ये 1950 और 1960 का तनाव देखा था उसको खत्म करने के लिए क्या किया, 1970 से लेकर 1993 तक अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार चेंजेस किए। अगर कुछ चेंज उनको सही नहीं लग रहा था, जो कोई कम्युनिटी के खिलाफ जा रहा है या किसी कम्युनिटी की पसंद नहीं आ रहा है, तो उसके हिसाब से उन्होंने अपने आप को बदलाव किया। और क्या क्या बदलाव किया वो देखते। तो इनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि जो फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रहेंगे। मतलब अगर 50 जने फ्रेंच बोलने वाले हैं तो 50 ही डच के मिनिस्टर्स भी होने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो एक ऐसा सिस्टम लागू कर दिया। दूसरा, अगर ऐसा कोई स्पेशल लॉ है कोई पास करना है तो उसके लिए सभी जो स्पीकिंग कम्युनिटीज है उनका वोट लगेगा। सेकेंड पॉइंट इन्होंने क्या कर दिया, बहुत सारी जो पावर्स थी सेंट्रल गवर्नमेंट की वो इनके 2 रीजन जो थे फ्लेमिश और वेलोनिया, तो यहाँ दोनों स्टेट गवर्नमेंट के अंदर इन पावर्स को ट्रांसफर किया। मतलब ये जो दोनों की स्टेट गवर्नमेंट है उसकी सबऑर्डिनेट नहीं है, वो अपना डिसीजन खुद ले सकती है। ठीक है, तीसरा जो इन्होंने किया, ब्रसल्स के अंदर, ब्रसल्स जो है वहां पर एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दी और वहां पे भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा दोनों का ही। तो फ्रेंच लोग जो यहाँ पे मेजोरिटी में इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, क्यों, क्योंकि इनको पता है कि सेंट्रल के अंदर जब हमें भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया है, वहां पर हम माइनॉरिटी में थे फिर भी हमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया है, तो यहाँ पर हमें भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ब्रसल्स की एक अलग ही सेपरेट ही गवर्नमेंट बना दी। ठीक है, और एक चौथी गवर्नमेंट बनाई इन्होंने, कौन सी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट जिसके अंदर डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग, जर्मन स्पीकिंग, ये तीनों के रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे कम्युनिटी के अंदर, और ये इनके कल्चर वगैरह लैंग्वेज पे जो भी कुछ डेवलप करना है सबका बराबर डेवलपमेंट करेंगे। तो ये था एक पावर शेयरिंग का, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है ये। बट इसकी वजह से आज बेल्जियम में क्या है, यूरोपियन यूनियन इसका हेडक्वार्टर। तो एक छोटा सा देश पूरे यूरोप के पावरफुल देशेस, जितने भी यूरोप के पावरफुल कंट्रीज है उनका हेडक्वार्टर बनने की क्षमता ले ली बेल्जियम ने। ठीक है, तो कितनी बड़ी बात होती है ये, पावर शेयरिंग का कमाल है। जो श्रीलंका जिसने डेवलपमेंट किया था वो तो हो गया डाउनफॉल में, और जो बेल्जियम एक छोटा सा देश है और उसने पावर शेयरिंग के एग्जाम्पल को अपना के अपने अंदर एक यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर तक स्टेब्लिश करवा दिया। ठीक है, जिसकी आप फोटो देख सकते हो पिक्चर के अंदर है। तो ये जो पावर शेयरिंग है इसमें यही होता है कि आप जो है किसी भी दूसरी कम्युनिटी, लैंग्वेज स्पीकिंग हो चाहे रिलीजन के आधार पे हो या कास्ट के आधार पर हो, आपको उसको सम्मान देना ही होगा। अब पावर शेयरिंग जो है वो डिजायरेबल क्यों है, मतलब क्या जरूरत है, तो इसके 2 रीजन है। एक तो इसका प्रूडेंशियल रीजन और एक इसका है मॉरल रीजन। एक रीजन तो इसका प्रूडेंशियल है और दूसरा है इसका मॉरल रीजन। प्रूडेंशियल मतलब बहुत ही जरूरी, इंपॉर्टेंट। अब इसकी वजह से क्या होता है, प्रूडेंशियल रीजन ये बोलता है कि अगर पावर शेयरिंग रहेगी तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे और देश की जो यूनिटी बनी हुई रह जाएगी। सही बात है, बेल्जियम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो गए। प्रूडेंशियल रीजन मतलब जिसको हम देखते हैं नफा नुकसान के आधार पर, कि ये बहुत ही, अगर इसको नहीं अपनाए तो नुकसान क्या है या इसका फायदा क्या है। हम देखते हैं ना कोई चीज अगर ये करेंगे तो क्या होगा, फायदा क्या है, नुकसान क्या है, तो ये इसका प्रूडेंशियल रीजन। तो प्रूडेंशियल रीजन ये है कि आपस में किसी भी कम्युनिटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। जैसे बेल्जियम के अंदर खत्म हो गई, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह का काम ही नहीं रहा। ठीक है, और श्रीलंका में कॉन्फ्लिक्ट्स इतनी बढ़ गई कि वो अलग देश की मांग कर बैठे। और दूसरा मॉरल रीजन, मॉरल रीजन क्या कहता है कि पावर शेयरिंग जो है दैट इज अ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी की आत्मा है। और जो लोग है, आज जो लोग रह रहे हैं उनसे कंसल्ट करके गवर्नमेंट बननी चाहिए। श्रीलंका के अंदर तमिल लोगों से कंसल्ट किया ही नहीं गया, उनसे पूछा ही नहीं गया कि उन्हें कैसी सरकार चाहिए, क्या उनको सुख सुविधाएं चाहिए, नहीं। और बेल्जियम ने हर एक कम्युनिटी को, इवन जर्मन स्पीकिंग लोगों को भी चांस दिया अपनी एक लिंग्विस्टिक गवर्नमेंट बनाने का। ठीक है, तो ये इसका मॉरल रीजन हो गया, ये प्रूडेंशियल रीजन हो गया। अब एक कार दिखाई भी आपको फोटो के अंदर जिसमें 2 स्टीयरिंग है, तो ये एग्जाम्पल बताया है जर्मन के अंदर। जर्मनी के अंदर क्या है, 2 पार्टीज है। जैसे अपने इंडिया में मेन 2 पार्टी है कि एक बीजेपी एक कांग्रेस हो गई, तो जर्मन के अंदर क्या हुआ, 2005 के जो चुनाव हुए थे
तो जर्मन में जब 2005 में चुनाव हुए थे उसमें दोनों पार्टीज को मेजोरिटी नहीं मिली थी, बहुमत नहीं मिला था, तो इन्होंने क्या किया, आपस में मिलकर कोalition गवर्नमेंट बनाई। मिलीजुली सरकार, कोalition गवर्नमेंट, तो दोनों ने मिलके बनाई है, इसीलिए यहाँ पे 2 स्टीयरिंग दिए, नहीं तो एक कार में एक ही स्टीयरिंग होता है। सिर्फ अगर हम ड्राइविंग सीखने जाते हैं तो हमें डबल स्टीयरिंग वाली कार देखने को मिलती है, अदरवाइज एक ही स्टीयरिंग होता है, वो एक स्टीयरिंग वाला ही कंट्रोल करता है कार को। अब यहाँ पे ये 2 स्टीयरिंग आपको यही दिखा रहे कि पावर शेयरिंग हो रही है 2 पार्टीज के बीच में। तो अब देखते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो यहाँ पे 4 फॉर्म्स है पावर शेयरिंग के। फर्स्ट फॉर्म क्या बोलता है कि पावर इज शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, या इसको हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल शेयरिंग भी बोलते हैं। जैसे इंडिया के अंदर हमारे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में पावर शेयरिंग की हुई है। अब क्या होता है, हर एक की पावर्स अलग है। जुडिशरी की पावर में लेजिस्लेचर इंटरफेयर नहीं कर सकता, एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर के पावर में इंटरफेयर नहीं कर सकता, तीनों को अलग अलग पावर्स मिली हुई है। डिफरेंट ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के और बराबर इक्वल पावर दिए हुए इनको, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। दूसरा आपका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें पावर शेयर होता है अमॉन्ग गवर्नमेंट इन डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट। जैसे इंडिया में पावर है पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, या इसको फेडरल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, या फिर इसको यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं। दूसरी पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास, और तीसरी पावर लोकल पंचायती राज हो गए और आपके नगर परिषद हो गए, नगर पालिका हो गए, इनके पास में हो गए, नगर निगम हो गए, तो ये लोकल गवर्नमेंट होगी। तो यहाँ पे पावर कैसा शेयरिंग है, वर्टिकल लेवल के अंदर, ऊपर से नीचे आ रहा है। बट के लिए स्टेट लिस्ट, अलग अलग लिस्ट बनाई हुई है। जैसे स्टेट लिस्ट के लिए स्टेट लिस्ट है जिसके अंदर स्टेट ही पावर जो है यूज कर सकता है, सेंट्रल लिस्ट है जिसके अंदर यूनियन गवर्नमेंट अपने पावर को यूज कर सकती है, जिसको यूनियन लिस्ट बोलते हैं, और एक है कंकरेंट लिस्ट जिसके अंदर स्टेट और यूनियन दोनों मिलकर पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। तीसरी जो पावर शेयरिंग का तरीका है वो है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के अंदर, या जिसको हम बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। जैसे बेल्जियम ने अपने अंदर एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई थी और उसमें हर कम्युनिटी के आदमी का रिप्रेजेंटेशन था, तो हर कम्युनिटी के आदमी को रिप्रेजेंटेशन इंडिया में भी दिया है। कैसे? बाय द फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन, रिजर्वेशन के द्वारा दिया है। रिजर्वेशन दिया है जो SC ST क्लासेस है उनको रिजर्वेशन दिया है, बैकवर्ड क्लासेस को दिया है इन्होंने, और वीमेन को भी रिजर्वेशन दिया है कई जगह। तो ऐसे करके ये क्या कर रही है, दिस आर शेयरिंग पावर इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट। और अब एक चौथा जो है वो है पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स। तो ये चौथा है पावर शेयरिंग का तरीका, पॉलिटिकल पार्टीज, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स के अंदर। इसमें क्या समझाया हुआ है, जैसे आप जानते हो इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, या कई जगह डबल पार्टी सिस्टम तो होता ही है डेमोक्रेसी के अंदर। अगर लोगों को एक सरकार पसंद नहीं आती तो वो अपना वोट दूसरी सरकार को दे देते हैं। पर कई बार क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा इंडिया के अंदर भी पॉलिटिकल पार्टीज जो है मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं, तो उसको जो मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं उसे बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। कई बार गवर्नमेंट जो है उसको पूरा बहुमत नहीं मिलता, इस वजह से उसको क्या करना पड़ता है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हाथ मिलाना पड़ता है। अब जैसे ही वो उसके साथ हाथ मिलाती है तो उसकी दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी, उसकी आइडियोलॉजीज डिफरेंट होती है, उसके सिस्टम अलग होते हैं थोड़े बहुत, वो सारे इस कोalition गवर्नमेंट के अंदर मिली जुली सरकार के अंदर चलाना पड़ता है। जैसे आप देखो बीजेपी जो है, बीजेपी का जो कोalition बना हुआ है NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये तो बीजेपी का कोalition गवर्नमेंट है। बीजेपी अकेले जो है गवर्नमेंट जो पावर में नहीं आई है, इसके साथ में दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को साथ में लिया हुआ है, इसीलिए इसने अपना ग्रुप बनाया हुआ जो था NDA, जो है भी NDA। और कांग्रेस का जैसे आप देखो 2014 से पहले जो गवर्नमेंट बनाई थी उसका जो अलायंस था UPA, तो इसको अलायंस बोलते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, या इसको कोalition गवर्नमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, तो आई होप सो कि ये पॉलिटिकल पावर शेयरिंग जो चैप्टर है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।